हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, यानी कि वह न केवल होशियार है, ब्लैंक ऑल्सो हार्ड वर्किंग, बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। तो यहाँ पर कंजक्शन हमें फिल करना है, तो कौन सा कंजक्शन फिट होगा? तो नॉट ओनली जो है ये अपना पेयर बनाता है बट ऑल्सो के साथ। तो ऑल्सो तो क्वेश्चन में लिख दिया, यानी कि हमें यहाँ पर क्या फिल करना पड़ेगा? यहाँ हमें बट फिल करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो कहने का सेंस आएगा कि वह ना केवल होशियार है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है, तो बल्कि का सेंस बट दे देगा, हार्ड वर्किंग या भी का सेंस दे देगा ऑल्सो। तो आपको कुछ पेयर कंजक्शंस को याद रखना है। यदि सेंटेंस में आपको आइदर मिल जाता है तो ये अपना पेयर जो है वो और के साथ बनाता है। यदि सेंटेंस में आपको नाइदर मिल जाए तो ये अपना पेयर जो है वो नॉर के साथ बनाता है। यदि सेंटेंस में आपको बोथ मिलेगा तो ये अपना पेयर जो है वो एंड के साथ बनाएगा। यदि सेंटेंस में आपको वेदर मिलेगा ये अपना पेयर और के साथ बनाएगा। यदि सेंटेंस में आपको नो सूनर मिलेगा तो ये अपना पेयर जो है वो देन के साथ बनाएगा। यदि सेंटेंस में आपको सच मिलेगा तो ये अपना पेयर जो है वो दैट के साथ बनाएगा। सो मिलेगा तो ये भी अपना पेयर दैट के साथ बनाएगा। इसके अलावा यदि सेंटेंस में आपको स्कार्सली, हार्डली, बेयरली ये सब निगेटिव एडवर्ब मिलेंगे तो ये अपना पेयर जो है वो व्हेन के साथ बनाएगा। ठीक है, तो ये सभी पेयर कंजक्शंस हैं जो अपने साथ फिक्स्ड पेयर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट ओनली, इसको भी याद रखना है, नॉट ओनली अपना पेयर बट ऑल्सो के साथ बनाता है, इस वजह से बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें फ्रेजल वर्ब ब्रिंग अप इसका मतलब बताना है। तो ब्रिंग अप का यूज हम तब करते हैं जब किसी कन्वर्जेशन में किसी टॉपिक को आप क्या कर रहे हैं, उस टॉपिक को सामने ला रहे हैं, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि उसको ब्रिंग अप कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिंग अप मतलब क्या हो गया? किसी कन्वर्जेशन में किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, उसको सामने लाना। तो फर्स्ट ऑप्शन है वोमिट करना, उल्टी करना नहीं होगा। टू लिफ्ट समवन, किसी चीज को उठाना नहीं होगा। टू मेंशन अ टॉपिक, किसी टॉपिक को मेंशन करना, उसको इंट्रोड्यूस करना किसी कन्वर्जेशन में। यहाँ पर यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ब्रिंग अप करना मतलब होता है किसी टॉपिक को किसी कन्वर्जेशन में इंट्रोड्यूस करना या उस टॉपिक को मेंशन करना। ठीक है, उसको प्रस्तुत करना। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ लिया था। स्कार्सली मिला, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली ये सब अपना पेयर किसके साथ बनाता है? तो व्हेन के साथ बनाता है। यहाँ पर स्कार्सली हैड सी इंटर्ड द रूम, यानी कि वो जैसे ही रूम में इंटर की, ब्लैंक द लाइट्स वेंट ऑफ, यानी कि लाइट जो है वो चली गई, यानी कि लाइटें जो है वो बुझ गई। तो यहाँ पर स्कार्सली मिला, तो स्कार्सली, बेयरली, हार्डली ये सब अपना पेयर किसके साथ बनाता है? तो व्हेन के साथ बनाता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें सेंटेंस का इनडायरेक्ट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने होमवर्क को फिनिश किया? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि वह जो है वो क्या कर रहा है? पूछ रहा है। पूछना का इंग्लिश होता है आस्क, यानी कि चारों में आस्क लगाए बट डी में नहीं लगाया थी, इस वजह से ये हो गया कैंसिल। तो ही आस्क, जब सेंटेंस यस नो टाइप का रहता है तो हम कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन बी और सी में लगाया। ऑप्शन ए में कोई कंजक्शन का यूज नहीं किया, ये कैंसिल हो गया। अब आगे देखते हैं हम। सेंटेंस यस नो टाइप का रहेगा तो उसे हम पहले असर्टिव में बदलेंगे। तो असर्टिव में पास्ट इंडेफिनिट का हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि असर्टिव जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, यू फिनिश्ड हो जाएगा। अब यू की बात करें तो ये सेकंड पर्सन है जो कि चेंज होगा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के अनुसार। चूंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो हम मानकर चलते हैं कि उसने मेरे से कहा, तो मेरे से कहा यानी कि ही सेड टू मी। अब मी को चेंज, सॉरी, यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, यानी कि आई हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर है आई और यहाँ पर भी आई, यहाँ तक सही चल रहा है। फिनिश्ड की बात करें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए हमें। तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में वापस पास्ट इंडेफिनिट ही कर दिया, ये कैंसिल हो गया। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, योर की बात करें तो ये क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई, तो माई होमवर्क। सी नंबर ही इसका आंसर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। कैस्टल्स मतलब होता है गढ़ या किला। तो हवा में किला बनाना यानी कि महल बनाना। तो आप महल बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? तो हवा में बना रहे हैं। क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल है कि हवा में महल बना दें? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा टू मेक इमेजिनरी स्कीम्स। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
6 नंबर क्वेश्चन है, द मोर यू प्रैक्टिस, यानी कि जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ब्लैंक यू गेट, उतना ही ज़्यादा तुम गेट करोगे यानी कि प्राप्त करोगे। तो ये सेंटेंस जो है वो कंपैरेटिव कोरिलेटिव स्ट्रक्चर में जा रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें गेट होगा यानी कि प्राप्त होगा। तो इस सिचुएशन में हम दोनों जगह कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे और दोनों जगह आपको डेफिनेट आर्टिकल द का भी यूज करना पड़ेगा। द मोर ये हो गया कंपैरेटिव, इसके बाद यहाँ पर जो आएगा वो भी कंपैरेटिव में ही होना चाहिए। गुड की बात करें तो ये तो पॉजिटिव डिग्री है, बेटर है कंपैरेटिव, यहाँ भी है द बेटर। बेस्ट की बात करें तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब मैंने क्या बताया कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा पैरेलल डायरेक्शन में दोनों जाएगा कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्राप्त होगा, यानी कि दोनों चीज इंक्रीज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम दोनों जगह डेफिनेट आर्टिकल द का भी यूज करेंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले। बी में यूज नहीं किया है तो सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। ही डिनाइड टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ही वॉज डिनाइड, ये तो पहले से कैंसिल हो गया, ये काम किया गया तो डिनाइड हुआ मेन वर्ब। टू हेल्प, यहाँ पर टू इन्फिनिटिव लिखा, यहाँ पर इसने जीरंड फॉर्म लिखा और यहाँ पर इसने टू हैव हेल्प्ड, ये तो गलत हो गया स्ट्रक्चर। अब हमें डिसाइड करना है ए और बी में। तो आपको कुछ वर्ब्स को याद रखना है जो हमेशा जीरंड फॉर्म लेते हैं यानी कि अपने बाद आईएनजी फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पर डिनाई भी उनमें से एक है यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैं वो वर्ब्स लिख देता हूँ, कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ, है तो बहुत सारे, कुछ आपको लिख देता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से आपका फर्स्ट वर्ड तो डिनाई ही हो गया। इसके अलावा आपको इंजॉय याद रखना है, रिस्क याद रखना है, फिनिश याद रखना है, अवॉइड याद रखना है, फॉरगिव याद रखना है, स्टॉप याद रखना है, सजेस्ट याद रखना है, एक्सक्यूज याद रखना है, इमेजिन याद रखना है, अंडरस्टैंड याद रखना है, कंसिडर याद रखना है, एडमिट याद रखना है। और भी बहुत सारे वर्ब हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि जीरंड फॉर्म लेते हैं, ठीक है, जो कि नाउन की तरह काम करता है। जीरंड किस तरह से काम करता है, तो ये जो है नाउन है अपने आप में। तो डिनाई के साथ क्या आता है, तो ये जीरंड फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आता है नाउन का। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन में चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का हमें सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है। तो यूबिक्विटस मतलब होता है वैसा चीज जो हर जगह अवेलेबल रहे, सर्वव्यापी रहे, आसानी से मिल जाए। तो आसानी से मिल जाए यानी कि वो चीज क्या रहे, यूनिवर्सल रहे, हर जगह अवेलेबल रहे, ठीक है, तो उसको हम यूबिक्विटस बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, रेयर। रेयर मतलब होता है कि कोई चीज आसानी से ना मिले, तो ये तो अपोजिट मीनिंग दे रहा है। ओमनी प्रेजेंट, यानी कि ओमनी मतलब होता है हर जगह, यूनिवर्सल, प्रेजेंट मतलब उपलब्ध हो, यानी कि वैसा चीज जो हर जगह उपलब्ध हो, हर जगह अवेलेबल रहे, तो उसी को ही हम यूबिक्विटस भी बोलते हैं, उसी को हम ओमनी प्रेजेंट भी बोल देंगे। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टेम्परेरी मतलब होता है कोई चीज जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लंबे समय के लिए टिकने वाला नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इनविजिबल मतलब होता है कोई चीज जो दिखाई ना दे, इनविजिबल रहे, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 9th नंबर क्वेश्चन में हमें एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है ही इंसिस्टेड टू गो देयर डिस्पाइट माय स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। तो उसने इंसिस्ट किया, जोर दिया क्या करने का, वहां जाने का, डिस्पाइट माय स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन, यानी कि मेरे बहुत ज्यादा मना करने के बावजूद उसने जो है ऐसा डिसाइड किया, इंसिस्ट किया वहां जाने का। तो यहाँ पर कहाँ गलती है उसे फाइंड आउट करना है। तो ही इंसिस्टेड, उसने जोर दिया, टू गो देयर, यहीं पर इसने मिस्टेक कर दिया। मैंने बताया था कि इंसिस्ट भी एक वर्ड आया था जहां पर ये अपने बाद क्या लेता है, तो ये अपने बाद जीरंड लेता है यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेता है। और इंसिस्ट वर्ड जो है ये अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन लेगा, तो ऑन गोइंग हो जाना चाहिए था। तो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर डिस्पाइट माई स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। तो कहाँ गलती है, बी पार्ट में एरर किया है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन में भी हमें एरर को ही फाइंड आउट करना है। बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, चलिए इसमें हम एरर फाइंड आउट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, यानी कि इंपॉर्टेंट लेसन में से एक, आई हैव लर्न, जो कि मैंने सीखा, कब कहाँ सीखा, जिंदगी में सीखा, इज दैट सक्सेस कम्स नॉट जस्ट फ्रॉम टैलेंट, की सफलता जो है वो केवल और केवल टैलेंट की वजह से नहीं आती है, बट फ्रॉम कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, लेकिन कहाँ से आती है, तो लगातार हार्ड वर्क करने से आती है। एंड परसिवरेंस, यानी कि दृढ़ता से आती है। तो देखते हैं कि कहाँ गलती है। तो मैंने सीखा वन ऑफ द मोस्ट, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन में से एक, तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट,
सबसे जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट लेसन्स सीखा, उनमें से ये एक है कि सफलता ऐसे नहीं मिलती, केवल टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि हमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए इसके लिए। तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स सीखा, उनमें से ये एक है ये चीज़। तो यानी कि बहुत सारे लेसन्स सीखा, उनमें से ही एक बोलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है, वही एक है, ये कहना गलत है। मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स सीखा, उनमें से ये एक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें प्लूरल फॉर्म में करना पड़ेगा, यानी कि इसको लेसन को काट कर यदि हम लेसन्स लिख देते हैं, तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर नो एरर टिक नहीं करना, आपको लेसन को लेसन्स टिक करना पड़ेगा, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स बोलेंगे हम। 11th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, यानी कि नीचे सेंटेंसेस जो लिखे गए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है? नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर, यहाँ पर दो सब्जेक्ट कौन कौन सा, द स्टूडेंट्स और द टीचर, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है नाइदर नॉर से। तो जब भी सेंटेंस नाइदर नॉर से जुड़ा रहता है, तब वहां पर आपको प्रोक्सिमिटी रूल को फॉलो करना है, यानी कि नजदीकी सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वर्ब को। तो यहाँ पर द टीचर ये डिसाइड करेगा, जो कि किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में, तो वह भी सिंगुलर आना चाहिए। यहाँ पर प्लूरल लगा दिया, यहाँ भी प्लूरल, यहाँ पर है इज सिंगुलर, ये भी प्लूरल, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, यानी कि ना तो स्टूडेंट्स और ना ही टीचर जो है वो प्रेजेंट हैं। 12th नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज सिटिंग, यानी कि वह जो है वो बैठा है। कहाँ बैठा है? द शेड ऑफ अ बनियन ट्री, यानी कि एक बरगद के पेड़ के छांव में बैठा हुआ है। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन फिल होगा? यदि आप ऐसा सेंस लगा दें कि पेड़ के नीचे बैठेगा तो अंडर टिक कर दें, तो अंडर टिक करेंगे तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। पेड़ के ऊपर तो छांव नहीं रहेगा, ऊपर कहना भी गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? इनटू बचा और इन बचा। इनटू का उपयोग हम मोशन के साथ कहीं बाहर से अंदर इंटर कर रहे हो तब लगाते हैं, तो यहाँ पर मोशन के साथ नहीं जा रहे हैं, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर इन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये बरगद का पेड़ जो है, इसकी छाया का एक क्या है? इसकी छाया का एक दायरा है, उसके अंदर बैठेगा, इन साइड बैठेगा छाया में। इन साइड बैठेगा, दैट मीन्स इन का यूज करेंगे, ना कि हम अंडर का यूज करेंगे। हाँ, यदि वो बैठा रहता, पेड़ के नीचे बैठने का सेंस आता, तब वहां पर हम अंडर का यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर इसने शेड लिखा है, यानी कि छांव में बैठेगा, छांव के नीचे नहीं बैठेगा, ठीक है? यहाँ पर इन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, आई बिलीव इन ब्लैंक मोर देन एनी वन एल्स, यानी कि मैं विश्वास करता हूँ एनी वन, यानी कि किसी से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ। अब यहाँ पर यू का हमें कौन सा फॉर्म फिट होगा, उसे फिट करना है। तो योर यहाँ पर फिट नहीं होगा, क्योंकि योर की बात करें तो ये क्या है? ये है पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद हमें कुछ ना कुछ नाउन चाहिए, जैसे कि योर कार, योर बुक, तो कुछ ना कुछ नाउन चाहिए। तो यहाँ पर नाउन तो कुछ लिखा नहीं, ये हो गया कैंसिल। मैं तुम में विश्वास करता हूँ, इन हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए, यू का ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और योर सेल्फ की बात करें तो योर सेल्फ आपको जब तक नहीं लगाना है जब तक सब्जेक्ट में आपको यू नहीं मिलेगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो आई है तो माई सेल्फ होना चाहिए, तो आई का रिफ्लेक्सिव तो योर सेल्फ होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया। योर्स की बात करें तो ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन भी यहाँ पर फिट नहीं होगा, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें एरर को फाइंड आउट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, नो सूनर ही इंटर्ड द हॉल देन एवरीवन स्टूड अप, यानी कि जैसे ही उसने हॉल में एंटर किया तभी सभी लोग क्या हो गए? खड़े हो गए। तो नो सूनर में भी इन्वर्जन होता है, यानी कि इसके तुरंत बाद आपको पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो डिड लगाना पड़ेगा, और पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हैड लगाना पड़ेगा। यदि डिड का यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर इंटर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लेगा नहीं, यानी कि डिड का यूज नहीं करेंगे हम। हैड का यूज करते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। नो सूनर हैड ही इंटर्ड, हैड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल ले लेगा। बाकी सब सही है, नो सूनर अपना पेयर जो है वो देन के साथ ही बनाता है। बाकी सेंटेंस सही है, यहाँ पर आपको केवल और केवल हैड लिखना है, यानी कि ए पार्ट में इसने एरर किया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। वाह, व्हाट ग्रेट परफॉर्मेंस इट वाज, यानी कि कितना बढ़िया परफॉर्मेंस यह था। तो कौन सा करेक्टली पंचुएटेड है? तो वाह, यहाँ पर ये इंटरजेक्टिंग वर्ड मिल गया, तो इसके तुरंत बाद हमें इंटरजेक्शन मार्क चाहिए, जो कि ऑप्शन बी और डी में दिया है। ये दोनों हो गए कैंसिल, ठीक है? वाह, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस इट वाज, तो ये कितना ग्रेट परफॉर्मेंस था, तो अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है?
16 नंबर क्वेश्चन है ही वॉज टू टायर्ड, यानी कि वह इतना ज़्यादा थका था टू ब्लैंक द स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा थका था। तो टू जो है ये अपना पेयर टू के साथ बनाता है, और सेकंड टू के बाद आपको वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही वॉज टू टायर्ड टू क्लाइंब द स्टेयर्स, तो टू क्लाइंब वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है सी सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक, यानी कि आओ हम वॉक पर चलें। तो यहाँ पर ये कैसा सेंटेंस है, आओ हम चलें, तो ये सजेस्ट कर रहे हैं यानी कि सजेस्टिव सेंटेंस है। तो सेड को हम सजेस्टेड में चेंज करेंगे, तो सी सजेस्टेड दैट। अब लेट अस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वी शुड में, गो फॉर अ वॉक, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इसके आंसर नहीं होंगे। जब भी सेंटेंस में आपको लेट अस मिलेगा तो उसको उसमें आपको सेड को सजेस्टेड में चेंज करना पड़ेगा, और लेट अस को आपको वी शुड में चेंज करेंगे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है हिज रिमार्क्स वर फुल ऑफ, यानी कि उसका जो टिप्पणी था, रिमार्क था, वो फुल था किस चीज से, तो वो सरकाज़म से फुल था। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सरकाज़म की बात करें तो ये अपने आप में नाउन की तरह यहाँ पर काम करेगा। ऑफ की बात करें तो ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो हमें तो नाउन ही चाहिए, तो यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सरकास्टिक की बात करें तो ये अपने आप में क्या है, ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद कुछ ना कुछ हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो यहाँ पर कोई नाउन तो यूज नहीं किया है, तो सरकास्टिक तो आंसर होगा नहीं। सरकास्टिकली मतलब होता है ये जो है यल वाई लगा है, यानी कि ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो एडवर्ब भी नहीं चाहिए हमें। और ये जो है सरकासम ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उसका जो रिमार्क्स था वो फुल ऑफ सरकासम से भरा हुआ था। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली सही है। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड देयर फॉर्म्स, यानी कि पार्टिसिपेंट्स में से प्रत्येक ने सबमिट कर दिया अपने अपने फॉर्म्स को। ईच ऑफ, ठीक है, इसके बाद ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, हैज सबमिटेड, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल ठीक है। अब ये रहा सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन भी यूज करेंगे, तो ईच ऑफ तो सिंगुलर है, तो प्रोनाउन इसने प्लूरल कैसे यूज कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड हिज फॉर्म, यहाँ पर ये बिल्कुल सही लग रहा है, ईच हो गया, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, सबमिटेड प्रोनाउन भी सिंगुलर, ये सही हो सकता है। चलिए डी भी देख लेते हैं। ईच ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव कहाँ से आ गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, तो लुक फॉरवर्ड मतलब होता है उत्सुक होना, ईगर होना, उत्साहित होना। ठीक है, तो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, लुकिंग फॉरवर्ड। इसके बाद आपको टू प्रीपोजिशन का यूज करना है, और जो नाउन आएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा, वो जीरंड फॉर्म में आएगा। ठीक है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म चाहिए, जो कि किस तरह से काम करेगा, जो कि नाउन की तरह काम करेगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जीरेंट चाहिए, आईएनजी चाहिए, ये रहा आईएनजी, ये रहा आईएनजी। फॉर प्रीपोजिशन यूज नहीं करना, लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज करना है आपको, इसको भी याद रखना है। लुकिंग फॉर मीटिंग नहीं हो जाएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग होगा। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म लगा दिया, ये कैंसिल हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, किसका, ईच अदर का। द टू फ्रेंड्स, यानी कि दो फ्रेंड्स जो हैं वो झगड़ा किए, ईच अदर यानी कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किए। तो आपको दो वर्ड याद रखना है, फर्स्ट तो याद रखना है ईच अदर, और दूसरा याद रखना है वन अनदर। ये दोनों के दोनों जो हैं एक ऐसे प्रोनाउन हैं, ये दोनों जो हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं, जो कि आपस का सेंस देता है, यानी कि वो दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में ही झगड़ा किए, एक दूसरे से झगड़ा किए, तो आपस या एक दूसरे के सेंस देते हैं। ईच अदर या वन अदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, यानी कि अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है आई ब्लैंक हिम सिंस ही मूव्ड टू कनाडा। यहाँ पर नहीं मिलने की बात की गई है, तो मैं उससे नहीं मिला हूँ, कब से नहीं मिला हूँ, जब से वो कनाडा गया। तो यहाँ पर सिंस के जो है सिंस का यूज किया, सिंस या फॉर लगा रहेगा तो हम परफेक्ट में जाएंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे, तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस ये सब कैंसिल हो गया, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई हैव नॉट मेट हर, मैं उससे नहीं मिला हूँ, कब से नहीं मिला हूँ, जब से वो कनाडा गया। पॉइंट दे दिया, तो ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर हम परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे कि मैं इस समय से नहीं मिला हूँ। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है अनलेस यू विल वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे,
यू वोंट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे। तो यहाँ पर सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है पढ़ने में, एरर को फाइंड आउट करना है। तो अनलेस, मेहनत नहीं करोगे, तो करोगे के सेंस में यदि आप विल का यूज कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। यदि आपको सेंटेंस में इफ या अनलेस मिल रहा है तो ये जो है, ये वाला क्लॉज जो है वो कौन सा टेंस लेगा, ये क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट लेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए और सेकंड क्लॉज में हमें फ्यूचर का चाहिए। तो यहाँ पर इसने फ्यूचर बिल्कुल ठीक लगाया है। वोंट जो है ये किस कैसे बनता है, तो विल प्लस नॉट से बनता है वोंट। तो ये तो फ्यूचर ठीक है। फर्स्ट क्लॉज में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए, दोनों क्लॉज फ्यूचर का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि यहाँ पर विल नहीं चाहिए, अनलेस यू वर्क हार्ड चाहिए, V1 या V5 लगाना पड़ेगा, यू के साथ हम V1 लगाएंगे, ठीक है। 24th नंबर क्वेश्चन है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी कि वैसा व्यक्ति जो प्रिटेंड्स करता है, नाटक करता है, बट व्हाट ही इज नॉट, जो वो नहीं है उस चीज का होने का नाटक करता है, ठीक है। तो हिंदी में इसे हम पाखंड बोलते हैं, पाखंडी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हम हिपोक्रेट बोलते हैं, ठीक है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पाखंड बोल सकते हैं, जो वो है नहीं उसका होने का वो नाटक कर रहा है, यानी कि पाखंड कर रहा है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शंस की बात करें तो पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, जो हमेशा निराशा ही सोचता रहता है, निराशावादी पेसिमिस्ट कहलाता है। ऑप्टिमिस्ट जो है जस्ट उल्टा है पेसिमिस्ट का, इसका मतलब होता है आशावादी, जो होपफुल पर्सन होता है उसके लिए हम ऑप्टिमिस्ट वर्ड का यूज करते हैं। और साइनिक की बात करें तो ये हरदम निंदा ही करता रहता है, ठीक है। तो साइनिक मतलब होता है निंदक, यानी कि निंदा करने वाला। तो यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। हार्डली ब्लैंक द ट्रेन अराइव्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यहाँ पर इसका आंसर कौन सा फिट बैठेगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।